दोस्तों नमस्कार। नीति मंथन में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आप सभी से अनुरोध है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, जिससे हमारे चैनल की रीच बढ़ाने में आप हमारी मदद कर सकें। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है यूजीसी और अन्य जिस तरीके के टूल किट्स जो इस समय भारतीय राजनीति में बहुत तेजी से एक्टिव हुई हैं और ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय भारतीय राजनीति में बहुत बड़ी उथल-पुथल लेके आने वाला है। आने वाले समय में बहुत सारे प्रदेशों में चुनाव 5 प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव की दृष्टि से भी देखें तो राजनीति बहुत ज़्यादा गर्म रहेगी। जैसे कि बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे 1 टू 1 फाइट बीजेपी और टीएमसी के बीच में है। टीएमसी अपना पूरी ताकत लगा रही है और बीजेपी भी दूसरी तरफ से अपनी पूरी ताकत लगा रही है कि किसी भी तरीके से चुनाव को जीता जा सके। दूसरी तरफ अगर हम बात करें असम की, तो असम में जिस तरीके से हिमंत बिस्व शर्मा और उनके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो आप सभी सुन ही रहे होंगे। किस तरीके से उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कह दिया है कि हमें मियाँ भाई वोट नहीं चाहिए और उन्होंने इस मियाँ भाई शब्द को भी प्रॉपरली सही तरीके से, जो वो हमेशा से कहते आए हैं, मियाँ भाई मतलब बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए, तो उन्होंने उसको भी क्लियर किया, क्लियरिटी दी उसके ऊपर में कि हम किसको मियाँ भाई बोल रहे हैं। तीसरी तरफ अगर अपन देखें तो केरल की राजनीति में भी बहुत बड़ी उथल पुथल होती हुई दिख रही है। जिस तरीके से तिरुवनंतपुरम की सीट पे बीजेपी ने अपना मेयर बनाने में सफलता हासिल की है और उस सफलता हासिल करने के बाद जिस तरीके से जो सबरीमला मंदिर से जो सोने की चोरी, मंदिरों से जो सोना चोरी हुआ है, उसमें जो एलडीएफ है, जो एलडीएफ ने जिस तरीके से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है और कहीं सीधे तौर पे उसमें सोनिया गांधी का नाम सम्मिलित करने की कोशिश की है, तो वो भी एक भारतीय राजनीति में, केरल की राजनीति में एक बहुत बड़ा मोड़ आता हुआ दिख रहा है। और अगर हम चौथी तरफ देखें तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजनीति भी किस ओर बैठेगी, अभी इस बारे में कहना बहुत जल्दबाजी होगी, परंतु तमिलनाडु की जो राजनीति है वो बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती हुई दिख रही है। जिस तरीके से डीएमके को बार-बार कोर्ट के द्वारा जिस तरीके कोर्ट से जो जजमेंट्स आ रहे हैं और जिस तरीके से हिंदू संस्कृति को लेके, हिंदू मंदिरों को लेकर जिस तरीके का कोर्ट्स के जो जजमेंट आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं हिंदू एकत्र होता हुआ तमिलनाडु में दिख रहा है और इसका जो सीधा जो लाभ है वो बीजेपी को होता हुआ दिखेगा। और कहीं ना कहीं जो डीएमके की जो आइडियोलॉजी रही है और टीएमके में जिस तरीके से डीएमके के सर्वोच्च जो नेता रहे हैं, उदयनिधि स्टालिन हो चाहे उनके पिताजी स्टालिन हो, जिस तरीके से इन्होंने हिंदू समाज और सनातन धर्म को लेकर अपने वक्तव्य रखे हैं, उन वक्तव्यों को लेके कहीं ना कहीं हिंदू समाज के अंदर में एक रोष तो है और इस रोष का खामियाजा हो सकता है आने वाले चुनाव में इनको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से टीवी के जो विजय थलपति की जो पार्टी है वो भार ले रही है, वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होगी आने वाले चुनाव में। ऊंट किस करवट बैठेगा ये डिसाइड करेगी विजय की पार्टी। और विजय का जो परफॉर्मेंस है वो आने वाले कुछ समय में हो सकता है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे, चुनाव के नजदीक आते आते ये सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी कि जो तमिलनाडु की जो राजनीति है वो तमिलनाडु की राजनीति कौन सी दिशा ले रही है। तो इसके बाद केरल में जो महाकुंभ का जो आयोजन हुआ है, जो 250 साल से जिस प्रथा को रोक के रखा गया हुआ था, 250 साल बाद एक ऐसे हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई एक ऐसी
प्रथा को वापस से स्टार्ट किया गया है। और वो उस प्रथा का जो जो स्टार्ट जब किया गया तो उसमें एक रथ यात्रा निकाली गई थी। वो रथ यात्रा तमिलनाडु से निकली थी और वो तमिलनाडु से क्रॉस होते हुए उसको केरल तक जाना था। परंतु जैसे ही वो रथ यात्रा तमिलनाडु से केरल बॉर्डर के पास पहुंची, डीएमके की सरकार ने उसको रोकने की कोशिश करी। तो ये भी एक फैक्टर है कि दक्षिण के क्षेत्र में, दक्षिण में जिस तरीके से राजनीति करवट ले रही है, जिस तरीके से वहां पे क्रिश्चियंस का जो सपोर्ट है, स्पेशली केरल में क्रिश्चियंस का जो सपोर्ट है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से वहां पे जो हिंदुत्व का एक प्रकार से पुनरुत्थान होते हुए जो दिख रहा है, जो हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी में कहीं ना कहीं से एक कहा जाए कि वो एक एक आग लगती हुई सी दिख रही है, एक ज्वाला भड़कती हुई सी दिख रही है कि हिंदू धर्म के जो मानने वाले जो अनुयायी हैं, उनके अंदर में अपने धर्म को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर एक जागरण सा देखने को, समाज में एक जागरण सा देखने को मिल रहा है। और इन सारी चीजों से विपक्षी दल, खासकर इंडी गठबंधन में जो समर्थित दल हैं, इनके अंदर में बहुत ही अंदरूनी हलचल मची हुई है। इस बीच अब इन सारी चीजों को मैं अब कहीं ना कहीं एक संकेत है, और पॉइंट्स को जोड़ने का जो कहा जाता है कि राजनीति जो होती है, राजनीति वो बिल्कुल निकट भविष्य को दृष्टिकोण रख के नहीं की जाती है। राजनीति जो होती है वो दूरदृष्टि के साथ में की जाती है। तो राजनीति में क्या होने जा रहा है और क्या हो सकता है, इस बारे में एक छोटा सा विश्लेषण करेंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि चैनल का रीच बढ़ाने में मुझे आप सब मेरी मदद कर सकें। तो दोस्तों, मैं एक अलग दृष्टिकोण के साथ आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। सभी लोग, आपने सोशल मीडिया हो, चाहे आप प्रिंट मीडिया हो, चाहे आप रेगुलर जो मीडिया, हमारा जो टीवी जो चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं, उन सभी में आपने यूजीसी को लेकर, जो यूजीसी ने जिस तरीके के जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, और जिनके ऊपर में आपको पता भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, और 2012 के जो पुराने यूजीसी के जो नियम थे, उन नियमों को ही कंटिन्यू करने के लिए कहा गया है कि जब तक हम इस जो नए जो कानून और नियम जो बनाए गए हैं, उन नियमों के ऊपर में जब तक सुनवाई चल रही है, और जब तक हम इसके ऊपर में कोई निर्देश जारी या फिर कोई आदेश जारी नहीं करते हैं, तब तक सुप्रीम कोर्ट ने पुराने 2012 के जो नियम बने हुए हैं, उन नियमों को जारी रखने के लिए कहा है, और नए जो नियम बनाए गए हैं, 2026 के जो नियम बनाए गए हैं, उनके ऊपर स्टे लगा दिया है। यह है एक ताजा जानकारी। अब मैं इसको किसी दूसरी दृष्टिकोण से मैं देखता हूं। बीजेपी, अगर लोग ये कह रहे हैं, जिस तरीके से सभी न्यूज चैनल, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने एक बहुत बड़ा आत्मघाती कदम उठा लिया है, मैं ऐसा नहीं मानता। ये एक वेल कैलकुलेटेड मूव है, और वेल कैलकुलेटेड मूव इसलिए है क्योंकि आप देख रहे होंगे यूजीसी के मुद्दे पर कोई भी विपक्षी दल किसी भी तरीके का कोई भी कमेंट नहीं कर रहा है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कोई भी साउथ का कोई भी दल हो, किसी ने भी यूजीसी के विरोध में जाके, जो यूजीसी के जो कानून बनाए हैं, उन कानूनों के विरोध में जाके, या फिर वो कानून गलत है, इस तरीके का किसी ने मीमांसा नहीं करी है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अगर कोई कानून लेके आती है और उस कानून का विरोध विपक्षी दल ना करें। ऐसा आज तक नहीं हुआ है, चाहे वो कोई भी कानून हो। एक छोटा सा मनरेगा का नाम बदलने पर, और जबकि उस पे जो कहा गया है कि 100 दिन की गारंटी की जगह 125 दिन की गारंटी दी जाएगी, और उसके अंदर में और भी उसको डिजिटलाइज्ड वे में इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
और बहुत सारी चीजें कही गई हैं। तो कोई भी कानून हो, आप कोई भी कानून देख लीजिए, अगर कोई भी अगर निर्देश हो, कोई भी तो विपक्षी दलों ने कभी भी बीजेपी का समर्थन किया ही नहीं है, हमेशा विरोध रहा है और खुल के विरोध किया है, बिल्कुल सड़कों पे आना, हर तरीके से विरोध करना। कोई भी कानून देख लीजिए आप, 2014 से लेके आज 2026 तक बीजेपी का एक भी कानून, चाहे वो देश से जुड़ा हुआ हो, आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो किसी भी तरीके के वेलफेयर स्कीम से जुड़ा हुआ हो, कुछ भी, हर चीज का, इवन यूपीआई का भी विरोध किया था। ठीक है, जीएसटी का विरोध हुआ, उसके बाद नोटबंदी का विरोध हुआ, उसके बाद मेक इन इंडिया का विरोध हुआ, उसके बाद आप देख लीजिए नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स को बढ़ाने का विरोध हुआ, उसके बाद आप जो बड़े बड़े जो नए सड़कें बन रही उनका विरोध हुआ, रेलवे का कितना विरोध हुआ, रेलवे का जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसका विरोध हुआ, हर चीज का विरोध है। धारा 370 हटाने का विरोध हुआ, 3 तलाक पर विरोध हुआ। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस और सारे विपक्षी दल यूजीसी पे दही जमाए बैठे हुए हैं और इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। आप चाहे सोशल मीडिया देख लीजिए, चाहे आप कोई भी दूसरे नेशनल न्यूज चैनल्स देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, विपक्षी दलों ने एक शब्द नहीं बोला यूजीसी को लेकर, बिल्कुल शांत, एकदम शांति। क्यों है ये कारण? बीजेपी ने ये जो पांसा फेंका है, ये पांसा विपक्ष को फंसाने के लिए फेंका है। वो बात अलग है कि लोग अभी, ये मेरा एक राजनीतिक विश्लेषण है और मैं इसको प्योरली राजनीतिक तौर से ही देख रहा हूं। यूजीसी में क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, इस चीज का विश्लेषण आपने बहुत सारे चैनल्स में दिन में 3-3 बार, 4-4 वीडियो, 5-5 वीडियो लोगों ने बना के डाले हुए हैं। आपको ये बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होगी कि यूजीसी के जो नियम बने हैं, नए नियम बने हैं, उसमें क्या खामियां हैं और क्या बदलाव की आवश्यकता है। इस बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि क्या चीज की कमी है। मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूं, मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूं, और ना मैं यूजीसी के समर्थन में खड़ा हूं, ना मैं यूजीसी के विरोध में खड़ा हूं। मैं केवल और केवल मैं राजनीतिक तौर से इस मुद्दे का विश्लेषण कर रहा हूं कि राजनीति में क्या करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। तो बीजेपी ने जो ये यूजीसी का जो मुद्दा, ये यूजीसी का जो पांसा फेंका है, ये पांसा कांग्रेस को फंसाने के लिए फेंका है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आप सभी को पता होगा कि कांग्रेस ने एक बिल ड्राफ्ट किया है और वो बिल, हो सकता है ये जो अब सत्र आएगा, ये बजट सत्र, कर्नाटका में जो बजट सत्र आएगा, उस कर्नाटका के इस बजट सत्र में उस बिल को पेश करने की उम्मीदें जताई जा रही थीं। और वो बिल है रोहित वेमुला केस के ऊपर में, जो उन्होंने वो जो बिल बनाया था, रोहित वेमुला बिल, वो बिल ऑलरेडी बन के रेडी है। ड्राफ्टिंग कमेटी ने उसको ड्राफ्ट करके रेडी कर दिया है, केवल उसको यहाँ पे विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना है और उसको वहां से बहुमत से उसको पारित किया जाना है। उसके बाद वो बिल अपने उसमें आ जाएगा, लागू हो जाएगा। इस चीज को देखते हुए अगर वो बिल कांग्रेस पहले ले आती, अगर वो बिल कांग्रेस पहले ले आती, तो कहीं ना कहीं जो ओबीसी वर्ग है और जो पिछड़ा वर्ग है, वो उस बिल से जो निशाना लगाता कांग्रेस, जो कांग्रेस उस बिल से वो निशाना लगाने की कोशिश करती, उस पे उसको सफलता हासिल होती। और उस सफलता को भांप लिया था बीजेपी ने, ये भांप लिया था कि अति पिछड़ा, पिछड़ा और जो भी हमारा एससी, एसटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जितने भी जो हमारे पिछड़े वर्ग के जितने भी लोग हैं, ये जो वोट है, इस वोट को बीजेपी अपने हाथ से स्लिप होने नहीं देना चाहती। इस वोट को कंसोलिडेट करना चाहती है। और हम और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारतीय राजनीति में होने वाले किसी भी क्रियाकलाप को हिंदू समाज बहुत ज्यादा दिनों तक याद नहीं रखता है। आज बहुत गर्मी है यूजीसी को लेकर, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 6 महीने के बाद आप देख लीजिएगा,
इसके ऊपर में कोई चर्चा करने वाला भी नहीं होगा, इसके ऊपर में एक शब्द चर्चा नहीं होगी, सारी चीजें ठंडे बस्ते में चली जाएंगी। और कैसे चली जाएंगी, मैं आपको बताता हूं कैसे चली जाएंगी। हाई लेवल कमेटी बनाने, गठन करने का बीजेपी ने एक एक प्रकार से कहा जाए तो एक लोगों को इस चीज का एक वो दिया है कि हम एक हाई लेवल कमेटी गठित करेंगे। बीजेपी ने ऐसा कहा है। हाई लेवल कमेटी गठित करना सीधा और सिंपल ये इशारा है कि अब ये जो मुद्दा है ये ठंडे बस्ते में गया। हाई लेवल कमेटी मतलब 10 साल, 5 साल, 7 साल और हो सकता 15-15 साल, ऐसी ऐसी हाई लेवल कमिटीज बनी हुई हैं जो पिछले 15 साल से किसी मुद्दे पर आज तक उन्होंने किसी भी तरीके का अपना कोई भी, क्या उन्होंने कमेटी में क्या रिजल्ट निकाला, क्या उन्होंने कंक्लूड किया, वो आज तक नहीं सामने आया। ऐसी कमेटियां बनी हुई हैं। पहले उनकी मीटिंग्स हर 7 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में होती थी, फिर उनकी फ्रीक्वेंसी महीने भर हुई, फिर उनकी फ्रीक्वेंसी 6 महीने में हो गई, फिर साल में एक बार हो गई, अब 2-2, ढाई-ढाई साल हो जाता है, कमेटी बैठती नहीं है, ना किसी तरीके का कोई रिव्यू होता है। तो बीजेपी को पता था कि हम ये जो मुद्दा है ये पासा हम फेंकेंगे और इस पासे पे कांग्रेस और बाकी सारे जितने विपक्षी दल है एकदम सुन बटे सन्नाटा हो जाएंगे और जो सवर्ण समाज है, सवर्ण समाज उद्वेलित होगा। और सवर्ण समाज को उद्वेलित करना, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि शुरू के 10 दिन जो नेशनल मीडिया है, शुरू के 10 दिन नेशनल मीडिया एकदम चुप था, नेशनल मीडिया ने कुछ नहीं कहा। और इस बार जो जिस तरीके का जो आंदोलन हुआ है, और आप देख रहे होंगे इस बार का जो आंदोलन खड़ा हो रहा है ये सोशल मीडिया से खड़ा हो रहा है। तो ये जो सोशल मीडिया से जो चीजें खड़ी हो रही हैं, इस सोशल मीडिया से खड़े करने का जो एक नया प्रयोग ये बीजेपी कर रही है कि सोशल मीडिया से हम किस तरीके से चीजों को ग्राउंड तक लेके जा सकते हैं, भले ही वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। इस बार सोशल मीडिया को, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस को, और खासकर सोशल मीडिया के लोगों को कुछ ऐसे भी वक्तव्य कहे गए कि अरे तुम्हारी तो कोई औकात नहीं है, अरे तुम तो दो कौड़ी वाले हो, हैं? और तुम तो 4 लोग इकट्ठा नहीं कर सकते। तो वो चीज वो टेस्ट करना चाह रहे थे, वो चीज वो टेस्ट करना चाह रहे थे कि सोशल मीडिया में एक्चुअल कितनी पावर है। ठीक है, और एक्चुअल पावर क्या है? एक्चुअल पावर यही है कि चेक हो गया कि हाँ सोशल मीडिया से हमारे फेवर में कितने लोग खड़े हो सकते हैं, कौन किस लोग किन किन लोगों की कितनी बात सुनी जा रही है, ये एक डेटा एनालिसिस हो गया। और इस टेस्ट को करने के बाद अब ये जो यूजीसी का मुद्दा है इस पे सवर्ण समाज जिसको कहा जाता है कि ब्राह्मण, राजपूत और ठाकुर, जिसको भी हम सवर्ण कैटेगरी में रखते हैं, जनरल कैटेगरी में रखते हैं, तो उस कैटेगरी के लोगों को उद्वेलित कर दिया। उद्वेलित करके एक तो सवर्ण समाज बीजेपी को छोड़ के नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, वो अभी उद्वेलित है। आने वाले समय में ये उद्वेलित जितने भी लोग हुए हैं, जिस भी तरीके से लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं, इन विरोध प्रदर्शनों को बहुत सिस्टमैटिक वे से कंट्रोल कर लिया जाएगा। और सवर्ण समाज जो है, हम सब जानते हैं कि सवर्ण समाज किस तरीके से डिवाइडेड है, किस तरीके से सवर्ण समाज डिवाइडेड है। कभी भी सवर्ण समाज कंसोलिडेट होके एक जगह वोट नहीं डालता है। कंसोलिडेशन किसका होता है? कंसोलिडेशन होता है ओबीसी का, और उस चीज का हमने रिजल्ट देखा हुआ है। ठीक है, ओबीसी का होता है, एसटी का होता है, एससी का होता है, मुस्लिम्स का होता है, इनका कंसोलिडेशन होता है। सवर्ण को टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है बीजेपी, और इस टेकन फॉर ग्रांटेड से अगर सवर्ण समाज का कुछ हिस्सा इधर से उधर भी हो जाता है तो ओबीसी का एक बहुत बड़ा चंक बीजेपी को आने की उम्मीद है। ये एक कहना चाहिए एक लिटमस टेस्ट जैसा किया है, और इस लिटमस टेस्ट का जो रिजल्ट है वो आने वाले बंगाल चुनाव में आपको दिखेगा। लोग अभी इसको बंगाल चुनाव से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं
इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट बंगाल, केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु में स्पेशली इसलिए कह रहा हूं कि केरल में जिस तरीके से जो ब्राह्मण वर्ग है, तमिलनाडु में जिस तरीके से जो ब्राह्मण वर्ग है, वो कंसोलिडेट हो रहा है बीजेपी के साथ में, उनकी पूर्ववर्ती सरकारों से जिस तरीके से उनकी नाराजगी है, इन सारी चीजों को देखते हुए बीजेपी ने ये यूजीसी का एक ऐसा दांव फेंका है कि इसमें सारे विपक्षी दल फंसते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और आने वाले समय में अगर कांग्रेस कर्नाटक विधानसभा में रोहित वेमुला वाला अगर बिल लेके गलती से आ जाती है तो मान लीजिए कांग्रेस अपने ही ताबूत में कील ठोक देगी, क्योंकि जिस तरीके से वो, और बीजेपी चाहती भी यही है कि इस मूव के बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ के एक कदम उठा के दिखाइए। कांग्रेस एक कदम, गलती से भी अगर कांग्रेस ने एक कदम आगे उठाया तो जितना भी जो सवर्ण वोट है, जो भी इधर से उधर छिटकने की उम्मीद है कि बीजेपी से छटकेगा, वो सारा का सारा कंसोलिडेट तो हो ही जाएगा। पैरेलली जितना भी ओबीसी वोट है और जो एससी और एसटी वोट है, वो वोट भी पूरी तरीके से कंसोलिडेट होगा। और बंगाल में इसमें सबसे ज्यादा जो कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, वो है मथुआ समाज को। ये मैसेजिंग दी जा रही है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम अपना बाकी सारी चीजों को हम छोड़ देंगे, ओबीसी समाज को और मथुआ समाज को बीजेपी कंसोलिडेट करना चाहती है। और अगर ये कंसोलिडेशन हो गया, और आपको सभी पता है कि पूर्वोत्तर में जितने भी जो प्रदेश हैं, चाहे वो असम हो, चाहे वो मेघालय, नागालैंड, जो भी हमारे 7 सिस्टर्स जिनको हम बोलते हैं, वहां पे मैक्सिमम पॉपुलेशन ट्राइबल्स है, मैक्सिमम पॉपुलेशन वहां की ट्राइबल्स है। तो ये जो कंसोलिडेशन करने की जो बीजेपी की जो चाल है, मुझे लगता है बीजेपी इस पर सफल होती दिख रही है। इसीलिए आपने देखा होगा बीजेपी किसी भी तरीके से कहीं पे भी विरोध करती हुई नहीं दिख रही है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं नहीं वैसा नहीं है, कि अपने आप को बचाने की मुद्रा में भी नहीं आ रही है बीजेपी की नहीं नहीं हमने गलती हो गई, ऐसा हो गया, माफी याफी, इस तरीके की कोई बातें नहीं कर रही है वो, क्योंकि टेस्ट कर रही है, ये एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट पे अगर अपोजिशन पार्टीज ने रिएक्शन दिया, अगर रिएक्शन दिया तो उसके बाद असली खेल चालू होगा, और ये असली खेल आप देख लीजिए बहुत जल्द चालू होने वाला है। तो आज के वीडियो को रखते हैं यहीं तक, और अगर आपको मेरे वीडियो कंटेंट पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि हम आगे हमारे वीडियो को बढ़ाने में आप हमारी मदद कर सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।